जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछता है जेई मेट और जेई नीट में। उसके साथ साथ इस चैप्टर का हम लोग हर पूरे मतलब पूरा 11 पूरा 12 हर जगह हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करने वाले हैं। तो ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे डायरेक्ट तो क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। उसके साथ साथ हम लोग को पूरे चैप्टर में यानी पूरे सिलेबस में हम लोग यूज करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वर्क पावर एनर्जी होता क्या है। तो देखिए, वर्क पावर एनर्जी ये तीनों एक एक अलग अलग चीज है ना। वर्क को हम लोग अलग पढ़ते हैं, पावर को अलग पढ़ते हैं और एनर्जी को अलग पढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता है वो हम लोग पढ़ते हैं वर्क। अब वर्क क्या है? तो वर्क जैसे हम लोग बोले डे बाय डे लाइफ में, जैसे हम लोग अपने डे लाइफ में बोले वर्क मतलब क्या होता है, जैसे काम करना है ना। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो उस वर्क में और इस वर्क में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये अलग तरह से वर्क निकलता है। यानी कहने का मतलब इसके अंदर रूल रेगुलेशन और फॉर्मूला के बेसिस पे हम चीजों को जवाब देते हैं। लेकिन आप डे बाय डे दिन में हम लोग क्या बोलते हैं, ये वर्क हो गया, वो वर्क हो गया, ये काम कर दो, वो काम कर दो, है ना। तो वो एक अलग वर्क है, ये एक अलग वर्क है ना। क्योंकि इसमें कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, उसके बाद से कुछ फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे हम लोग चीजों को बताते हैं कि वर्क क्या है। तो आज हम आपको बताते हैं वर्क क्या है। सबसे पहली बात है कि मैंने आपके सामने कुछ लिख रखा है। पहला लिखा है मैंने, मेथड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज ऑफ ए सिस्टम इन विच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन्वॉल्व। यानी कहने का मतलब है कि वर्क एक प्रकार का ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम लोग कहते हैं कि एक प्रकार का मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है ना। यानी किसी सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज होना, यानी सपोज में किसी सिस्टम को एनर्जी देना या किसी सिस्टम से एनर्जी को लेना, इस चीज प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं वर्क। यानी वर्क एक प्रकार का मेथड है किसी सिस्टम में एनर्जी देना या किसी सिस्टम से एनर्जी को लेना, एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। ठीक, ये तो डिफिनीशन हो गया। लेकिन आखिर ये होता क्यों है, आखिर इसमें अगर मैं बोलूं, है ना, जिसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या है आपका एग्जांपल, हम क्या लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्रकार का कोई सा ब्लॉक है ना, जिसका मास क्या है, m है ना। एक ब्लॉक है जिसका मास m है। हम आपसे बोल रहे हैं सिंपल सा कि ये अभी क्या है, रेस्ट पे है ना, अभी क्या है, रुका हुआ है। लेकिन अगर सपोज मतलब मैं ये चीज बोलूं, इसके ऊपर फोर्स मैंने F लगाया, तो आप लोग जान रहे हो कि अगर इसके ऊपर फोर्स लगा और मैं ये चीज बोल रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, स्मूथ है, तो जाहिर सी बात है अगर ये स्मूथ है तो इस फोर्स को कोई अपोज नहीं करेगा, है ना। अब फोर्स है तो एक्सेलरेट होगा। जैसे ये फोर्स होता है तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन का एक वेलोसिटी आता है ना। तो हम ये चीज देखते हैं कि जब वो यहाँ से यहाँ आता है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाता है, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाता है। ये जो वेलोसिटी आता है इसको बोलते हैं क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे चीज देखिए कि जो चीज पहले रुका हुआ था उसके पास कोई एनर्जी नहीं था, लेकिन अब इसके पास क्या है, एनर्जी है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने फोर्स लगा के और इसका क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो जब भी हम फोर्स लगा के डिस्प्लेस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जिस सिस्टम में से एनर्जी नहीं था अब उस सिस्टम के पास एनर्जी आ गया। इसका मतलब यह है कि इस केस में हमने ये चीज बोल सकते हैं कि हमने एनर्जी दिया किसको, सिस्टम को, किस तरह से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इन्वॉल्व करके। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। अब इसमें तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी उसको देते हैं। दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे एक प्रकार का क्या है, ब्लॉक, जिसको क्या बोलते हैं, एम, है ना। ये हमारे पास ब्लॉक है जिसका क्या है, एम है। अब मैं बोलूंगा कि लेट से सपोज मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था, वी था, और हम फोर्स इसको पीछे के कारण लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, पीछे की तरफ। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो ये आपको भी पता है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाओगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो उसके स्पीड को क्या करता है, कम करता है। इसका मतलब ये है कि अगले क्षण में अगर हम बोलें ये क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वेलोसिटी में भी जीरो हो सकता है या फिर कम हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब यही, यहाँ पे अगर बोले हाफ एम वी स्क्वायर था तो यहाँ पे अगर बोले हाफ डैश होगा तो इसके पास क्या होगा, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, और ये वाला ज्यादा होगा और ये वाला कम होगा। इसका मतलब ये है कि इस केस में हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम से एनर्जी को छीन लेते हैं, यानी इस सिस्टम में से एनर्जी को हम लोग ले लेते हैं। तो जब भी हम लोग सिस्टम से एनर्जी लेते हैं तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सट्रैक्ट कर लिए एनर्जी को। तो फर्स्ट केस में क्या करते हैं कि एनर्जी देते हैं और दूसरे केस में क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं। तो इसका जो एक्सचेंजेशन होता है ना, इसी मेथड को क्या बोलते हैं, वर्क। तो वर्क क्या है, वर्क एक प्रकार का मेथड है कि यहाँ सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज करना, सिस्टम को एनर्जी दे देना या सिस्टम से एनर्जी को ले लेना, इसी चीज को बोलते हैं वर्क।
अब ये तो ठीक है, लेकिन आखिर हम लोग इसको फिजिक्स में आखिर किस तरह बोलते हैं, आखिर एक्चुअल मीनिंग क्या है फिजिक्स का, वो चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब देखिए एक्चुअल मीनिंग क्या है फिजिक्स में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम क्या बोलते हैं, हमें ये चीज़ पता है कि डिफिनीशन ऑफ वर्क, है ना। पहले देखते हैं डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन ऑफ वर्क। तो वर्क को जो डिफाइन किया गया है मैथमेटिकली, वो क्या बोला है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस, एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है फोर्स, डीएस का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, उसी चीज को बोलते हैं वर्क। तो छोटा सा वर्क अगर चाहिए तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क होता है। अब हमको पता है कि एफ डॉट डी एस यानी क्या है डॉट वेक्टर, तो डॉट वेक्टर में हमारे पास क्या होता है कि जब भी डॉट वेक्टर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब ए की जगह एफ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी की जगह क्या है एस है, इनटू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस इंटू कॉस थीटा, है ना। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं वर्क। अब इसका मीनिंग क्या है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई ऐसे एक जनरल, हम लोग एक बॉडी को कंसीडर कर लेते हैं, है ना, कोई सा भी जनरल बॉडी है। अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि इस बॉडी में, ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में कोई एक पॉइंट को कंसीडर कर लो, लेट्स से ये पॉइंट। अब हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे मैंने एक फोर्स लगा दिया, कुछ एफ फोर्स लगाया, क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया, इस बॉडी पे मैंने एफ फोर्स लगा दिया। अच्छा, फोर्स का लोकेशन क्या है, मैं इस पॉइंट पे। अब मैं बोलूंगा कि जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया ना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा डीएस, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा डीएस, और इनके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि ये जो फोर्स है ना इसी को बोलते हैं ये एफ फोर्स, यानी इसके मैग्नीट्यूड को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ फोर्स, और डीएस जो है हमारा, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा किसका, इस फोर्स को, उसी को क्या बोलते हैं डीएस। और यहाँ पे जो थीटा है ना थीटा, तो एंगल बिटवीन एफ और डीएस को ही बोलते हैं क्या, थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया कि वो थीटा जो एंगल बिटवीन एफ और डीएस होता है, इसी को क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डीएस इनटू कॉस थीटा। तो ये क्या है, ये बेसिक डिफिनीशन है वर्क को, ऐसे वर्क को डिफाइन किया गया है ना। तो इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहली बात है कि एफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है उसको समझिए। तो इसको लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हुज वर्क इज कैलकुलेटेड, जिसका हम लोग क्या करेंगे वर्क को, हुज वर्क इज कैलकुलेटेड, जिसका हम लोग क्या करेंगे वर्क इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि डीएस हमारे पास क्या है, तो डीएस हमारे पास देखेंगे कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसको डीएस हमारा क्या होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू, यानी किसके रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, whose work is calculated, है ना। हमको क्या चाहिए, हमको डीएस का डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कहने का मतलब है कि डीएस क्या है, डीएस एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी जो ऑब्जर्वर उस पर लगा रहा है उसको क्या बोले पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसे जो क्या बोलते हैं हम लोग डीएस। अब उसके बाद से आता है हमारे पास थीटा। अब देखिए थीटा क्या है, थीटा को अगर हम लोग लिखना चाहें थीटा क्या होता है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डीएस। तो मैं लिखूंगा थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन एफ एंड डीएस। एफ और डीएस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं डीएस, ये वाला चीज है
है कि नहीं है। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। देखिए डी डब्ल्यू हमारे पास हो गया, तो डी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। ठीक। अब अगर सपोज मान लो ये छोटा है, अगर हमको ज्यादा चाहिए यानी हमको बड़ा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग कर लेंगे इंटीग्रेट। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इसका मतलब यह है कि डी डब्ल्यू को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। अगर डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। अब एफ, ये क्या होगा, एफ डी एस इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि ये हमारे पास हो गया। अब हम आपसे ये चीज बोल सकते हैं क्या कि सपोज मान लेते हैं जो फोर्स लग रहा है ना वो कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब यह है कि जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो, दोनों सेम हो। तो मैं यहां से कंडीशन लगा सकता हूं का इफ, है ना, फोर्स इज कांस्टेंट। अगर मैं मान लेते हैं फोर्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन से वो क्या होगा, बाहर निकल जाए। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से क्या आ जाता है, तो बाहर आ जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एस इनिशियल से क्या लिखेंगे, एस फाइनल। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना, डीएस का डीएस बोलेंगे इनिशियल से फाइनल। अब इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन, डीएस का इंटीग्रेशन कितना होगा, एस। तो एस इनिशियल से कहाँ लगाएंगे, एस इनिशियल से एस फाइनल इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। इसका मतलब है कि वर्क इज इक्वल टू कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एस, है ना, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस, है ना, मैं बोलूँ क्या, पोजीशन का डिफरेंस यानी डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो अब हमें याद रखिएगा कि जब भी फोर्स कांस्टेंट हो, है ना, जब भी फोर्स कांस्टेंट हो तो हम लोग क्या करते हैं, एफ डेल्टा एक्स इंटू कॉस थीटा। और डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वर्क निकालते हैं। अब ये चीज देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सबसे पहली बात है कि अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात बोले, इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात बोले तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है, पहला देखिएगा, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा हमारे पास होगा कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल। तो मैं लिखूंगा एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज क्या हो जाएगा, जूल, है ना, जूल क्या है, एसआई यूनिट ऑफ द वर्क क्या होगा, जूल हो जाएगा। जो तीसरा पॉइंट अगर हम लोग इसमें सोचना चाहें या फिर लिखना चाहें तो वो क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। है ना। तो अब दूसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि वर्क इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। मैं क्या बोल रहा हूं, वर्क इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब क्या है, सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई ऐसा लिफ्ट है ना, सो सोचिएगा लिफ्ट है। अगर लिफ्ट कहे हुए हैं, लिफ्ट हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा समझिए कि एक हमारे पास लिफ्ट है। अब लिफ्ट के अंदर क्या करेंगे, एक ब्लॉक रखा है, एक आदमी रखा है। सोचिएगा कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोल रहा हूं कि अगर सपोज मान ले एक हमारे पास क्या है, लिफ्ट। अब लिफ्ट के अंदर एक आदमी भी खड़ा है और एक ब्लॉक भी कर रहा है। अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लो ऊपर के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन है। तो अब मैं बोलूंगा कि जब वो ऊपर की तरफ जा रहा, इसका मतलब है कि ब्लॉक उसके ऊपर रखा है, तो ब्लॉक के ऊपर से वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ उसका एक्सेलरेशन है, तो उसको एक्सेलरेशन कौन दे सकता है, नॉर्मल दे सकता है। तो अब मैं आपसे ये चीज पूछूंगा कि वर्क डन बाय नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो कहां बैठा है उस लिफ्ट में, अब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों में अगर बोलेंगे तो किस में वर्क होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू जो लिफ्ट में होगा उसका कितना होगा, 0। क्योंकि लिफ्ट में जो बैठा है तो ब्लॉक यहीं रखा, हम यहीं रखा है। हमें पता है कि नॉर्मल की वजह से ही कहाँ रहा, ऊपर की तरफ आ रहा। तो हमारे में और उसके बीच में कोई डिस्टेंस का कोई मतलब कि चेंज नहीं हो रहा। जब डिस्टेंस का कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि वर्क 0 है।
तो हमारे रिस्पेक्ट में, यानी कहने का मतलब जो लिफ्ट के अंदर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक पे कोई वर्क नहीं हो रहा नॉर्मल के कारण, लेकिन वही अगर कोई सपोज मान लेते ग्राउंड पे खड़ा है या नीचे खड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट में वर्क होगा नॉर्मल का, क्योंकि नॉर्मल ऊपर लग रहा है तभी वो एक्सेलरेट हो रहा है, और चूंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो यहां से यहां चला गया, इसका मतलब ये है कि उसमें क्या होगा, डिस्टेंस हो रहा है। तो इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो नॉर्मल ने वर्क किया, पर अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो कोई वर्क नहीं किया। तो यहां से ये चीज पता चलता है कि वर्क इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना। आगे भी हम लोग इस चीज को बहुत बार यूज करेंगे, है ना, इससे मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आप लोग टेंशन मत ले, बस इतना समझिए कि वर्क इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। उससे भी नहीं समझ में तो आप लोग हमको ये बताइए कि acceleration is a frame dependent quantity, velocity is a frame dependent quantity, displacement is a also frame dependent quantity, डिस्प्लेसमेंट इज ए ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। और यहां पे देखिए ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट है यहां पे, अब यही चेंज हो रहा तो ये तो चेंज होगा ही होगा। मैं बोलूंगा वर्क इज इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू ds इंटू कॉस थीटा। अभी बोलूंगा ds अगर चेंज हो रहा तो वर्क तो चेंज होगा ही होगा। इसका मतलब ये है कि ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो ये भी क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो मैं लिखूंगा कि वर्क इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, वर्क is a frame dependent quantity, work is a frame dependent quantity because, ब्रैकेट में लिख ले, because displacement is frame dependent quantity। है ना, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसलिए क्या होता है फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। जो चौथा होता है हमारे पास उसको समझने की कोशिश कीजिए। चौथा जो होता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के केसेस होता है ना, हर बुक में आप पढ़ोगे ना तो इसमें कोई डिफरेंट टाइप का आपको क्या करेगा, देता रहेगा। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या लेता है, डिफरेंट केसेस क्या होता है, तो मैं लिखूंगा डिफरेंट केसेस। डिफरेंट केसेस क्या होता है, डिफरेंट केसेस, सबसे पहली बात है कि फर्स्ट केस ले लेते हैं, यानी केस वन ले लेंगे। तो केस वन का मतलब क्या है उस चीज को समझिए। बेसिकली अब देखिए हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है उसको हम लोग अगर नजर डालें तो dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। दिस इज ए डिफिनीशन ऑफ ए वर्क, दिस इज ए डिफिनीशन ऑफ ए वर्क, ये हमारे लिए क्या है, डिफिनीशन ऑफ ए वर्क है। अब मैं बोलूंगा कि फर्स्ट केस में मैं बोलता हूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 है तो ये चीज समझ में आ रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू हमारे पास देखिए, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर मैं बोलूंगा कि थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। इसका मतलब है अब यहाँ पे हम उसको रख देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू ds, अब cos 0 का वैल्यू अगर हम बोलें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, तो f डॉट ds। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो फिक्स है ये फिक्स है ds यानी एंगल, यानी कहने का मतलब कि ये मान लेते हैं इधर डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, यानी कहने का मतलब कि फोर्स आप किसी भी एंगल पे आप लगा दो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी जो हो सकता है वो इसी में होगा। यानी कहने का मतलब कि जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी होगा। वो कैसे होता है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्रकार का ब्लॉक है ना, जिसका मास क्या m है ना। अगर ये ब्लॉक m है, इसका बोलेंगे क्या f, है ना, इसके ऊपर क्या लग रहा है F फोर्स लग रहा है, ब्लॉक है हमारा M। तो अब ये चीज देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट भी मान लेते ये है, तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, किसको, सिस्टम को, क्योंकि ये क्या है, ये सबसे ज्यादा, अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा वर्क इसी डायरेक्शन में होगा, और सबसे ज्यादा वर्क होगा तो मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोग ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इस केस में देखेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि इन दिस केस मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रांसफर
मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सिस्टम। हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे टू द सिस्टम में। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस क्या है उस चीज को देखिए। सेकेंड चीज क्या है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सेकेंड चीज क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड चीज क्या बोलेगा कि अगर सपोज मान लेते हैं केस 2 का बात करें, है ना, केस 2। तो केस 2 का अगर हम लोग बात करेंगे तो अब मैं बोलूंगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा आप बताओ। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा कि नहीं होगा। यानी कहने का इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, है ना। थीटा हमारा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा 90। इसका मतलब ये है कि आप तो फोर्स लगा रहे हो इधर, लेकिन शायद डिस्प्लेसमेंट हो रहा कहाँ उधर, तभी तो इनके बीच में 90 डिग्री है, तभी तो इनके बीच में 90 डिग्री है। यानी फोर्स लगाइएगा आप इधर और डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर के डायरेक्शन में, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना। तो इनके बीच में कितना होगा 90 डिग्री। ये तो हमें पता चल गया। तो इस केस में देखेंगे कि आखिर वर्क आएगा कितना, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस इंटू कॉस 90 डिग्री क्या आ जाएगा 0। यानी इसमें कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा इन दिस केस देयर इज ए in this case there is no energy is transferred, there is no energy is transferred to the system, टू द सिस्टम। कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा सिस्टम में, है ना। इन दिस केस देयर इज नो एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सिस्टम, सिस्टम में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए केस हमारे पास क्या है, केस हमारे पास थर्ड है। अब थर्ड केस का मतलब क्या होता है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं बोलूंगा कि इफ अगर मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, इसका मतलब है कि कॉस 180 डिग्री हमारे पास कितना हो जाए -1। यही तो होता है इफ थीटा इज इक्वल टू, है ना। केस थर्ड ले लें, केस थर्ड लेंगे। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ से रखें तो dw इज इक्वल टू फोर्स, है ना, फोर्स रख लिया, ये क्या होगा ds रख लो इंटू cos 180 डिग्री रख लो। तो यहाँ से देखेंगे तो 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ds, है ना, -1। तो अब ये चीज देखिएगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि इस केस में क्या होगा कि एनर्जी है, वर्क हमारे पास माइनस है। तो माइनस का मतलब ये होता है कि हम लोग एनर्जी क्या करते हैं, सिस्टम से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी सिस्टम से एनर्जी को ले लेते हैं। क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि सिस्टम को एनर्जी देना, निगेटिव का मतलब क्या होता है सिस्टम से एनर्जी लेना। तो ये कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। देखिए कैसे पॉसिबल, सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्रकार से क्या है ब्लॉक है जिसका मास सेम है। अब मैं बोलूंगा इसका वेलोसिटी v है तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर होगा, लेकिन अगर सपोज मान लो फोर्स हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाए, मैं बोलूंगा ये हमारे पास ब्लॉक है, अगर वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर मैं बोलूंगा कि ये आगे क्षण में क्या होगा रुकेगा, ये रुकेगा, रुकेगा मतलब क्या होता है कम होगा। तो इस सिस्टम से एनर्जी हमने क्या किया एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी छीन लिया। तो मैं लिखूंगा इन दिस केस in this case energy is extracted from the system, सिस्टम से एनर्जी को क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये चीज अपने पास समझ में आ गया। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या थे केसेस थे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि बेसिकली हमें क्वेश्चन ही करना है ना, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं है ना, तो सिर्फ इस चीज को याद रखो आप।
है ना, क्योंकि यही मेन क्या है, डिफिनीशन है किसका, वर्क का। ये आपको याद है, मतलब सब याद है। अब हम आपके सामने क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। ऐसे तो वर्क का हम लोग क्वेश्चन करेंगे हर फोर्स के लिए अलग अलग, लेकिन अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन है किसका, वर्क का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे चीज़ों को, यानी थोड़ा जो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टाइप का, उस चीज को देखते हैं। बाकी हम लोग अलग अलग करेंगे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अलग निकालेंगे, फ्रिक्शन की वजह से अलग निकालेंगे, टेंशन की वजह से अलग निकालेंगे। बहुत डीप में जाके हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन के लिए। अब देखिए क्या है, तो उन्होंने बोला है कि इफ ए फोर्स जो कि F इज इक्वल टू है, क्या है, 10I प्लस में 10J प्लस में क्या है 10, ये हमारे पास फोर्स है। इफ ए फोर्स क्या है, F 10I प्लस में 10K इज एक्टेड, है ना, इज एक्टेड टू ए पार्टिकल, is acted to a particle to displace a जो होगा हमारा क्या है 10, 10, 2 टू डिस्प्लेस फ्रॉम A जो होगा हमारा क्या होगा 10, 10 टू B, टू क्या होगा A से B, वो क्या होगा 20, 20, है ना। देन फाइंड द वर्क डन, देन फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण कितना वर्क होगा वो चीज हमें बताना है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है कि हमें पता है कि फोर्स दिया है ना, और हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो हम उसके वजह से वर्क निकाल सकते हैं। देखिए आपको कुछ याद नहीं है ना, तो एक चीज याद हमेशा रखिएगा, क्या कि dW इज इक्वल टू जो होता है फोर्स इंटू dW इज इक्वल टू का जो फॉर्मूला होता है F.ds। ये है बेसिक डिफिनीशन किसका, ये बेसिक डिफिनीशन है वर्क का। अब यहाँ पे देखिए कि फोर्स तो हमें दे ही रखा है ये फोर्स। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है अपने पास। तो अब ये चीज देखिए कि F हमें पता है, हमको अगर ds निकल जाए यानी डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए क्या है, अब ds निकालते हैं, तो हमें पता है ds हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए r डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी डेल्टा r चाहिए हमको, डेल्टा r यही होता है डिस्प्लेसमेंट। इसी चीज को क्या बोलते हैं, डेल्टा s, है ना, डेल्टा r है हमारा, इसी चीज को क्या बोले, डेल्टा r है हमारा। तो इसको मतलब क्या होता है, r फाइनल माइनस में r इनिशियल, है ना। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि F.ds है, F.ds। तो अब हम अगर यहाँ बोले तो फोर्स हमारा ये दिखा है, और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये हमारे पास ये दिखा है, ये R1 का वैल्यू, ये R2 का वैल्यू। तो अब मैं लिखूंगा R फाइनल, अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा R फाइनल है कितना, 20I प्लस में 20J प्लस में कितना होगा 20K। मतलब समझ पा रहे हो कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है ना, यानी कहीं पे भी है तो एक जगह से हम लोग क्या डिस्प्लेस करके दूसरे जगह लेके जा रहे हैं। तो ये R1 हो गया, तो इसको बोलेंगे क्या R1, ये R फाइनल है, R इनिशियल हमारा क्या है 10I प्लस में क्या है 10J प्लस में क्या है 10K, ये चीज़ है। तो हमको इसका डिफरेंस चाहिए यानी डेल्टा R चाहिए। तो डेल्टा R अगर हम लोग करना चाहें तो मैं बोलूँगा डेल्टा R अगर हम लोग करना चाहें तो R फाइनल माइनस R इनिशियल, तो R फाइनल माइनस R इनिशियल, तो R फाइनल हमारा कितना है 20I प्लस में कितना है 20J प्लस में कितना है 20 के, माइनस करना है किसको, इनिशियल को। तो ये क्या होगा 10I प्लस में क्या होगा 10J प्लस में क्या होगा 10K, विच इज इक्वल टू 20 में से 10 चला गया तो कितना गया 10I 10J प्लस में क्या होगा 10K। ये चीज अपने पास आ गया, तो डेल्टा R ये चीज अपने पास हो गया। अब हमें पता है कि फोर्स हमें पता है, डेल्टा R पता है, तो आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। तो dW अगर हम निकालना चाहें, F हमारे पास क्या है, ये फोर्स है, तो ये हमारे पास क्या है 10I प्लस में क्या होगा 10J प्लस में क्या होगा 10K। उसके बाद से हम लोग क्या करें, डॉट करना है इसको। तो इसको अगर हम लोग करना चाहेंगे तो 10I प्लस में 10J प्लस में क्या होगा 10K, ये चीज अपने पास आ गया।
ये चीज़। उसके बाद से हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिएगा कि हमको वर्क चाहिए। अब इसको इससे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आई और आई को और जे को करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखिएगा कि आई को आई से करेंगे तो क्या होगा 1, लेकिन आई को जे से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होगा 90 डिग्री यानी डॉट प्रोडक्ट। तो हम करेंगे आई को आई से करेंगे तो कितना होगा 100, है ना। फिर प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, है ना। फिर बेकार करेंगे आई को आई से किया 100, फिर जे को जे से करेंगे, फिर क्या होगा 10 को 10 से करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। तो कितना होगा 300 जूल। तो 300 हमारे पास क्या हो गया, जूल हो गया, है ना। तो जब भी इस टाइप का अगर आपके पास कोई आए तो सिंपल आपको क्या करना है, कि एफ डॉट डी एस कर देना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रखना है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रखना है, आराम से काम आपका हो जाएगा, है ना। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्या क्वेश्चन है। अब ये चीज अपने पास हो गया, है ना। नेक्स्ट टाइप का क्या क्वेश्चन है उसको देखिए। अब मैं बोलूंगा क्या कि इफ, है ना, इफ ए फोर्स, अब जो फोर्स है वो क्या है उसको देखिए। अब जो फोर्स है वो है एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में क्या होगा जेड के, ये हमारे पास फोर्स दिया है। इफ ए फोर्स है ना, इतना दिया है, इज एक्टेड टू ए पार्टिकल, है ना, टू ए पार्टिकल, एक पार्टिकल पे क्या करता है, लगता है। इफ ए फोर्स इतना इज एक्टेड टू ए पार्टिकल टू डिस्प्लेस ए, कितना दिया है 10 10 10, है ना, जो पहले जा रहा था, टू डिस्प्लेस ए टू बी हमारे पास कितना है उस चीज को देखिएगा। बी हमारा कितना है 20 आई 20 जे और 20 के, ये चीज अपने पास, है ना, ये चीज अपने पास दे रखा। तो अब हमें ये चीज देखिएगा, उसके बाद से बोला है कि देन फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स टू डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी करने में कितना उसने वर्क खर्च किया है वो चीज हमें बताना है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि अब हम लोग कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि बेसिक फार्मूला तो हमें पता है, वर्क का बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क का फार्मूला करेंगे एफ डॉट डी एस, ये बेसिक फार्मूला होता है ना। कुछ पता ना हो तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वर्क का डिफिनीशन है। अब यहाँ पे देखिए कि हमें फोर्स दे रखा है, ये वाला दे रखा है ना। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो हम आपको डिस्प्लेसमेंट बताते हैं कि आर फाइनल जो होगा हमारा कौन होगा, ये बी हमारा क्या आर फाइनल। अब 20 का मतलब क्या होता है कि 20 इंटू 20, यानी कहने का मतलब इसका जो पोजीशन है 20 है कहाँ, एक्स में, 20 है कहाँ, जे में, 20 है कहाँ, के में। इसका मतलब यह है कि 20 आई में प्लस में 20 जे में प्लस में 20 के में। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं बोलूंगा आर इनिशियल को देखिए, तो आर इनिशियल हमारा क्या होगा, तो आर इनिशियल होगा हमारा ये 10 आई प्लस में क्या होगा 10 जे प्लस में क्या होगा 10 के। तो ये हो गया फाइनल, ये क्या होगा इनिशियल। तो हमें डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे मिल गया। अब ये चीज देखिए, हमको डीएस दिया है, लेकिन जब हम डीएस यहाँ रखते हैं ना तो हमारा काम थोड़ा सा फंसता है। देखिए क्या है कि फोर्स तो हमारे यहाँ है, तो एक्स आई प्लस में क्या होगा वाई जे प्लस में क्या होगा जेड के, ये है फोर्स, और डॉट किससे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि यहाँ पे जो फोर्स है ना वो वेरिएबल है, इससे पहले वाले में क्या था, कांस्टेंट था। अब चूंकि वेरिएबल है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स शुरू में अगर मैं बोलूँ कम है, फिर जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है वैसे फोर्स बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, एफ डॉट डी हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए कि डीएस का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, डीएक्स का डीएस फॉर्म क्या होगा, एक्स आई डी एक्स आई प्लस में डी वाई जे प्लस में डी जेड के। यानी कहने का मतलब है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स,
छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन y, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन z, ये सब किसके इक्वल होता है? ds के इक्वल होता है। तो ds इज इक्वल तो क्या होता है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x प्लस में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट y प्लस में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट z, ये सब किसके हो? ds के बराबर होता है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो ये क्या होगा? dxi है ना, प्लस में dy प्लस में क्या होगा? dz कि ये चीज अपने पास हो गया कि नहीं हो गया? तो अब मैं लिखूंगा कि अब हमें इसको क्या करना है, तो हमें क्या करना है, इसको सबसे इक्वेट कर देना। देखिए कैसे, तो dw इज इक्वल टू, अब i को i के साथ ही कर सकते हैं क्योंकि i को j से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो हम क्या करेंगे? i को i के साथ, तो यहां हम लिखेंगे x इंटू dx, फिर प्लस में क्या होगा? फिर प्लस में होगा हमारा y इंटू dy, प्लस में क्या होगा? z इंटू dz। ये चीज हुआ कि नहीं हुआ? i को i के साथ, j को j के साथ, क्योंकि i को नहीं, i को i के साथ, j को j के साथ, क्योंकि i को हम लोग j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट पर डॉट करते तो क्या आता है? 0 आ जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इंटीग्रेशन कर दो। क्यों इंटीग्रेशन करना? क्योंकि ये वेरिएबल का मामला है, तो जब भी वेरिएबल का मामला आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अब ये चीज समझिए, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें? तो देखिए ना, ये हमारे पास क्या है? इनिशियल, ये हमारे पास क्या है? फाइनल। तो इसका मतलब है कि इनिशियल तो ये है और फाइनल तो ये है। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कितना था? 10, और कहां तक जाएगा? 20। ये क्या था? 10, कहां तक जाएगा? 20। ये कहां था? 10, कहां तक जाएगा? 20। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, तो सब जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा कितना? W। तो अब यहाँ पे देखिए x है, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो? x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक पावर बढ़ जाता है और पावर कहाँ जाता है? नीचे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो x को ऊपर डिवाइडेड बाई यहाँ कहाँ से 10 से 20, प्लस में y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कहाँ से? 10 से 20, फिर प्लस में क्या होगा? z का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 10 से 20। ये चीज अपने पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी को फर्दर यानी आगे हम लोग काम करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग आगे कैसे करते हैं, है ना। अब देखिए कैसे करते हैं, तो अब हम इसको कैसे करेंगे वो चीज देखिएगा। तो वर्क इज इक्वल टू बोले तो 1/f कर दो। इनिशियल हमारे पास कितना है? ये इनिशियल, तो मैं बोलूंगा 20 इंटू 20 माइनस में 10 इंटू 10। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वाले को रखेंगे तो 20 का स्क्वायर है, फिर सेकेंड वाले को माइनस करके रखते हैं। ऊपर लिमिट को रखेंगे तो प्लस होता है, लोअर लिमिट को क्या लिखते हैं? माइनस करके। फिर यहाँ पे क्या होगा? प्लस 1/2, है ना। तो उसके बाद से क्या होगा? 20 इंटू 20 माइनस में 10 इंटू 10, फिर क्या होगा? प्लस में 1/2, है ना। 20 इंटू 20 माइनस में 10 इंटू 10। अब यहां से ये चीज देखिए वर्क। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनमें सब में से एक चीज देखिएगा, 100 इसमें से 100 इसमें से, सब में से 100 क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा? 100 ऊपर, नीचे क्या होगा? सबके सब 2 है, तो बच कितना जाएगा? 2 2 4 माइनस में 1 यानी 4 माइनस 1, फिर क्या होगा? 4 माइनस 1, है ना। उसके बाद से क्या प्लस में 4 माइनस 1, उसके बाद से क्या प्लस में 4 माइनस 1। ये चीज अपने पास आ गए, तो इसको हम लोग काट देंगे। तो वर्क इज इक्वल टू कितना आएगा? 50, है ना। अब ये कितना होगा? 3 3 3 3 इंटू 3 आया कि नहीं आया? तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 9 415। यानी कहने का मतलब है कि जो जूल आ रहा है कितना का वर्क किया होगा, तो ये वेरिएबल फोर्स जो होता है 400 जूल, 405 300 जूल का क्या करेगा? वर्क करेगा। 450 जूल वर्क करेगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग को इसी तरह से करना, क्या करना? एफ डॉट डी को यूज करना है और सॉल्व कर देना एक क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं? एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है उस चीज को देखिएगा और फिर हम आपके सामने बोलते हैं। तो थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है उस चीज को देखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए क्या है, बोलता है कि ए एक्सटर्नल
force is act to a particle a external force is act to a particle whose equation of motion is given क्या है, x इज इक्वल टू है ना t का पावर q डिवाइडेड बाय 3 है ना। यहाँ पे लिखेगा x इन मीटर एंड t इन सेकेंड। यानी कहने का मतलब है इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या दे रखा है, बोला है ए एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट टू ए पार्टिकल हुज इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू q3 डिवाइडेड बाय 3 है ना, q3 डिवाइडेड बाय 3 है ना। देन फाइंड the work done by external force external force in first to सेकेंड। और ब्रैकेट में उन्होंने ये चीज बोल दिया है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब ये चीज देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ए एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट टू पार्टिकल हुज इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन एक्स इज इक्वल टू q3 डिवाइडेड बाय 3 एक्स इन मीटर एंड t इन सेकेंड है ना। x in meter and t in second then find the work done by external force in first 2 second starting from rest। यानी पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है और क्या करता है, फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट हमें क्या करना है 2 सेकेंड में चाहिए। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें वर्क निकालना है, तो वर्क का अगर बेसिक फार्मूला हम लोग देखें तो वर्क इज इक्वल टू हमारा क्या होता है कि F डॉट ds इंटू कॉस थीटा, यही होता है। या फिर हम इसे बोलेंगे F डॉट ds, ये चीज होता है। अब हमें ये चीज पता है कि यहां से मामला ये चीज है कि अब हमें फोर्स भी नहीं पता है ना, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक चीज देखिएगा, आपको फोर्स नहीं पता है लेकिन एक चीज पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, इसका मतलब ये है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हो। तो देखिए क्या है, मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन हमें दे रखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन होता है x इज इक्वल टू t क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब मैं बोलूंगा इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। अब जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आगे क्या होता है, पावर आ जाता है, इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग काट देंगे तो कितना होगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर हम बोले तो क्या हमारे पास आएगा t का स्क्वायर। वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, t का स्क्वायर। अब हम बोलेंगे कि वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि dv बाई dt। तो dv बाई dt करेंगे तो कितना आ गया, 2t। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि एक्सटर्नल एजेंट का आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है ना। एक्सटर्नल एजेंट का एक एक्सेलरेशन आ गया है। इसमें थोड़ा सा डाटा हमको लग रहा है कि और देना चाहिए है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन से हम लोग क्या निकालते हैं, फोर्स। लेकिन फोर्स निकालने के लिए मास की जरूरत है, तो इसमें मास हमको लग रहा है कि हमने आपको नहीं दे रखा है। एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट टू ए पार्टिकल हुज, लिख लो, एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट टू ए पार्टिकल के साथ इसे लिखना है मास m, मास इज m, मास इज
1 kg मान लो, है ना, मास कितना दिया है 1 kg, है ना भी लिखा है तो कहीं पे लिख लेना अपनी जगह पे कि मास ऑफ ए पार्टिकल इज 1 kg। तो अब यहाँ पे देखिए हमको फोर्स चाहिए, तो हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमें क्या देखा है, 1 kg, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 2t, कितना आ गया 2t। इसका मतलब कि फोर्स हमारे पास कितना हो गया 2t। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि फोर्स हमारे पास कांस्टेंट फोर्स नहीं है, दिस इज ए वेरिएबल फोर्स, दिस इज ए वेरिएबल फोर्स। अब मैं बोलूंगा F इज इक्वल टू 1 इंटू 2t इज इक्वल टू 2t। अब ये चीज हमारे पास क्या है, वेरिएबल फोर्स है। तो जब भी वेरिएबल फोर्स आता है तो हम लोग का क्या हो जाता है, ये सब इंटीग्रेशन का मामला आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब ये चीज देखिए हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि देखो कांस्टेंट आएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट, आराम से वर्क निकल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे देखेंगे तो वेरिएबल फोर्स है, इसलिए हमें वेरिएबल से काम करना पड़ेगा। तो अब ये चीज देखिएगा, तो F इज इक्वल टू 2t हो गया, ठीक, ये तो हमें पता चल गया। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन का ही मामला है, इंटीग्रेशन का ही मामला है, तो F डॉट ds हमें करना है। तो अब ये चीज देखिएगा कि फोर्स के सामने तो आपको दे ही रखा है, कितना फोर्स का वैल्यू कितना दे रखा है 2t। अब यहाँ पे ds है, अब यहाँ पे ds है, फंक्शन तो हमारा t का है लेकिन वेरिएबल हमारा क्या है s है, समझ रहे हैं ना, यह क्या है ds है, अब फंक्शन किसका है t का। अब हम इनको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अब हम इसको इंटीग्रेशन नहीं करेंगे लेकिन इसमें उपाय लगाते हैं। देखिए क्या हम ये चीज बोल सकते हैं, क्या dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड। आपको क्या करना है, dt से मल्टीप्लाई कर दो और dt से डिवाइड कर दो। तो जैसे आप dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा कि ds बाई dt, तो ds बाई dt हमारे पास क्या होता है, ds बाई dt मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का हमारे पास जो वैल्यू पता है, इसका मतलब यह है कि हम वेलोसिटी के जगह पे इसको डाल देंगे। तो यहाँ से देखा 2 बाहर निकल गया, टी कितना होगा, टी का क्यूब इंटू dt, है कि नहीं। अब हमें इंटीग्रेशन लगाना है, कहां से कहां तक, इन फर्स्ट 2 सेकेंड। इन फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट होना है और 2 तक जाना है। तो यहां से लिखेंगे वर्क हमारे पास होता कितना है वो चीज को देखिए, तो 2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें पता है कि पावर 1 का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पावर कहाँ जाएगा, नीचे। तो एक पावर को बढ़ा दो और फिर नीचे गिरा दो, तो 0 से कितना आ जाएगा, 0 से 2। तो यहाँ से लिखेंगे तो इसको कर देंगे तो 1/2, है ना। अब क्या करेंगे, 2 का पावर t के जगह पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 4 इंटू माइनस में 0। तो अब यहाँ से लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1/2। अब t का पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लिखेंगे 16, तो कितना आ गया 8, है ना, 8 जूल, कितना आ गया 8 जूल आ गया हमारे पास। तो ये ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, ये वाली चीज को यानी इस प्रोसेस को याद रखना है ना, कि हम लोग कैसे इसको टाइम को किस में चेंज कर दिए हैं, डिस्प्लेसमेंट को किसको चेंज कर दिए हैं, टाइम में। तो ऐसे हम लोग चीजों को याद रखना है। तो ये चीज अपने पास हो गया। अब देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये चीज बोलता है, उन्होंने बोला कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ऐसे हमारे पास एक सरफेस है, कोई सा भी, है ना। अभी देखिए हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, हर फोर्स का एक वर्क निकालेंगे, है ना। आपको कांस्टेंट फोर्स का भी वर्क निकालेंगे, नॉर्मल का भी निकालेंगे, ग्रेविटेशनल का निकालेंगे, फ्रिक्शन का निकालेंगे, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मतलब कि आपको बता रहे हैं कि देखो वर्क क्या होता है, कैसे कैसे इसको निकालते हैं। तो हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि 10 kg का है ना। सिंपल सा मतलब है, सिंपल क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन करके समझते हैं। और उन्होंने बोला कि ये हमारे पास का म्यू इज इक्वल टू 0.5 है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये अब स्मूथ नहीं है, ये अब क्या है, फ्रिक्शन है। तो अब मैं बोलूंगा कि अब सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि F इज इक्वल टू क्या है, कि 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, क्या किया, ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। और उन्होंने बोला कि सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फिर उन्होंने बोला है कि सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम क्या होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे सोचेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू 0.5, F इज इक्वल टू 110 kg, सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द
वर्क डन, फाइंड द वर्क डन by all the forces in first first 2 सेकेंड 2 सेकेंड में हमको बताना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि सारे फोर्सेस के कारण क्या निकालना है, वर्क निकालना है ना। यानी कहने का मतलब वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है कि किसी एक पार्टिकुलर फोर्स से ही हम लोग क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं, है ना। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो हमेशा सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसका FBD बना लो। क्या बना लो, FBD, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अब देखो कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 10 kg। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनने का मतलब क्या हो कि इसको हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम से अलग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि एक फोर्स हमें दिख रहा है, वो कितना है, 100 न्यूटन, ये चीज़ है। दूसरा हमें क्या दिखता है, mg का फोर्स है। अब mg का फोर्स कितना है भाई, तो ये 10 kg है, यानी 10 × 10, तो कितना आ गया 100 न्यूटन। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर के तरफ हमारा क्या लगेगा, नॉर्मल। ऊपर के तरफ हमारा क्या होगा, नॉर्मल। यानी कहने का F फोर्स नीचे लग रहा है 100 न्यूटन, यानी mg का फोर्स नीचे लग रहा है, नॉर्मल कहाँ लग रहा, ऊपर के तरफ लग रहा है। अब इसके साथ साथ एक फ्रिक्शन भी लगेगा। तो अब हम लोग देखेंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ, क्योंकि ब्लॉक तो आगे जाएगा लेकिन फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ लगता है। तो ये हो गया F। अब हमें पता है कि फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन इसे मतलब होता है μ×n। तो हमें पहले नॉर्मल का फोर्स निकाल देंगे तब तो फ्रिक्शन का फोर्स निकालेंगे, है ना, क्योंकि हमें वर्क निकालना है। अब सारा फोर्स निकालेंगे तभी तो उसको डिस्प्लेसमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसको क्या करें, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब F = μ×n, तो म्यू हमें तो पता है कितना 0.5, लेकिन n पता करना है। अब देखिएगा इन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, इन वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज ए नो एक्सेलरेशन। तो मैं बोलूंगा कि इन वर्टिकल डायरेक्शन direction there is no force, there is no force, है ना, कोई फोर्स नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में। इन वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज ए नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला नीचे वाला दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी n = किसके बराबर होगा, mg के बराबर। और ये कितना है, 100 न्यूटन। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन का जो फोर्स हमारे पास आएगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स हमारे पास कितना होगा, म्यू = कितना होगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाई कितना है, 100, विच इज इक्वल टू कितना होगा, 50 न्यूटन। तो अब यहाँ पे चीज देखिएगा, फ्रिक्शन का फोर्स हमारे पास कितना आ गया, 50 न्यूटन। अब हमारे पास सब फोर्स आ गया, क्यों, इसके ऊपर क्या लग रहा है, 4 फोर्स लग रहा है। F फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दे रखा है, न्यूटन का फोर्स, नॉर्मल फोर्स वो भी हमको पता हो गया, फ्रिक्शन का फोर्स वो भी पता हो गया, mg का फोर्स पता हो गया। यानी कहने का मतलब कि सारी फोर्सेस हमें पता हो गई, लेकिन हमें अभी क्या नहीं पता है, उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमें पता है कि ब्लॉक जो है ऊपर के डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा, ब्लॉक ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा नहीं, जा रहा। तो जब ब्लॉक हमारा ऊपर के डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इसका मतलब यह है कि ब्लॉक ऊपर के डायरेक्शन में जा रही, यानी ऊपर का एक्सेलरेशन कितना है, 0। ब्लॉक तो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन हमको चाहिए, तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। तो अब उसको देखिए हम इस डायरेक्शन में कितना होता है। तो हमें पता है कि F माइनस में फ्रिक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन, यही उसका एक्सेलरेशन होगा। तो F हमारे पास कितना है, F है हमारे पास 100, फोर्स कितना है 50, मास कितना हमारा 10, एक्सेलरेशन कितना a। तो यहाँ से बोलेंगे तो कितना होगा 50 डिवाइडेड बाई a, तो कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, हमको पता है S = ut प्लस में क्या होगा, हाफ a t स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0। तो S = क्या होगा, हाफ। एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा है, 5, और कितना सेकेंड में पूछ रखा है, 4 सेकेंड में। तो यहाँ से क्या करेंगे, 10 आ गया, 10 मीटर। अब ये चीज देखिए, हमें क्या निकालना है, 10 मीटर। तो इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें निकालना है वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, वर्क का बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ds इंटू डेल्टा s
इंटू कॉस थीटा। क्योंकि देखिए अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो डेल्टा एस लगाना है, लेकिन वेरिएबल फोर्स रहेगा तो क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ से ले आए थे, उसी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करके ये फॉर्मूला लेके आते हैं। तो हम आपसे ये चीज बोलते हैं कि जब भी आपका फोर्स कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट ये लगाइए, अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या लगाना है, इंटीग्रेशन वाला, याद रखिएगा आप लोग। तो ये हम वर्क निकालते हैं कांस्टेंट फोर्स के कारण, लेकिन वो जो हम लोग करेंगे अगर वेरिएबल आएगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास ऐसा हो गया। अब ये चीज देखिए कि अब हम लोग क्या करेंगे आगे, अब हमें डिफरेंट डिफरेंट फोर्स के कारण निकालते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि वर्क निकालते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। पहले ग्रेविटी का वर्क निकालते हैं। तो देखिए हम लोग ग्रेविटी का वर्क कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात तो ग्रेविटी का फोर्स रख दो और डिस्प्लेसमेंट रख दो। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 10। उसके बाद से क्या है, ये रख दिया, ये रख दिया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो अब देखिएगा कॉस थीटा क्या है, चूंकि ग्रेविटी का बोलेंगे तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो इनके बीच में कितना है, 90 डिग्री, है कि नहीं। ये क्या है, mg का फोर्स, और ये क्या है, ds यानी डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो cos 90 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, cos 90 का वैल्यू अगर देखें तो 0 आ गया। तो अब मैं लिखूंगा वर्क डन बाई, अगर नॉर्मल अगर हम बात करें तो नॉर्मल का बात करेंगे तो नॉर्मल भी हमारा क्या है, ऊपर, तो ये है नॉर्मल और उनके बीच का कितना है, 90 डिग्री। तो अभी भी बोलेंगे तो cos का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0। तो मैं लिखूंगा क्या है, 100 इंटू 10 इंटू कॉस 90, तो हमारे पास कितना होगा, 0। तो अब मैं लिखूंगा वर्क डन बाई ऑफ फ्रिक्शन। तो वर्क डन में हम लोग क्या देखेंगे, फ्रिक्शन। अब देखिए वर्क डन बाई फ्रिक्शन हम लोग निकालते कैसे। तो सबसे पहली बात है कि वर्क डन फ्रिक्शन, फोर्स हम लोग लिख लेंगे। फोर्स हमारे पास कितना है, 50, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10। अब इनके बीच का एंगल देखो तो डिस्प्लेसमेंट होता है ऐसे, यानी डिस्प्लेसमेंट तो जा रहा है ऐसे, लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स क्या है, ऐसे। इसका मतलब है इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो अब ये चीज देखिए कि cos 180 डिग्री अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, -1। तो ये कितना होगा, 50 इंटू 10 -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 जूल। 500 क्या हो गया हमारा, जूल हो गया। तो अब ये हो गया। अब मैं लिखूंगा कि वर्क डन, अब ये क्या है, नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं लिखूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय अगर एक्सटर्नल फोर्स का बात करेंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे तो ये हमारा, तो वो कितना है, 100, है ना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 10 से, है ना। अब ये चीज देखिए कि मैं बोलूंगा कि एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, दोनों का सेम। तो इनके बीच में एंगल कितना है, 0। तो मैं लिखूंगा cos 0, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 100 इंटू 10, तो वो कितना, 1000 क्या हो गया, जूल। तो अब मैं बोलूंगा टोटल अगर जोड़ दें तो वर्क डन क्या होगा, नेट। तो वर्क डन अगर मान लें वर्क फ्रिक्शन प्लस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो हमारे पास कितना होगा, 500 जूल हो जाएगा। क्योंकि 1000 में से 5 चला जाएगा, है ना। ये हमारा क्या है, निगेटिव का, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव में से निगेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, है ना। यानी 2-4 और क्वेश्चन लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, है ना। प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए, मेन होता है प्रैक्टिस ही। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो सिर्फ ड्यूबन थ्योरी पढ़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, है ना। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो हम तुमको बता रहे हैं, मैंने कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मेरे साथ भी एक बार बहुत ऐसा हो गया था कि मैंने क्या किया था कि सिर्फ लेक्चर पे लेक्चर लगाता था, है ना, शुरू से। मैंने कहने का मतलब कि जैसे मैं कोचिंग भी है ना, कोचिंग में जाने के पढ़ा, उसको घर आके थोड़ा सा पढ़ता था, है ना। फिर उसके बाद से कहता था उसको थ्योरी को पढ़ता था। मतलब कहने का मतलब कि जो क्लासरूम में पढ़ाता था उसको पढ़ता था, फिर नोट्स को पढ़ता था, है ना। और लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं लगाता था, यानी प्रैक्टिस नहीं करते थे हम लोग। तो इससे होता क्या था कि कोई दूसरा लड़का हमारे पास आ जाता था और पूछता था कि जो टॉपिक हम पढ़े थे उससे क्वेश्चन लगाने, तो हमसे क्वेश्चन नहीं लग रहा था। हालांकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत, मैंने कहने का मतलब प्रैक्टिस बहुत हार्ड था हमारा, किसका, नोट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं था। तो हम अपने आप से ऑब्जर्व किए कि आपके पास जितना भी कंसेप्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा।
समझे कि नहीं समझे? मैंने बोला कि एक महान टीचर है ना, उसके पास कहा जाए कि पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं किया है ना। अगर आईटी जेई का नीट उसके सामने अगर क्वेश्चन रख दिया जाए तो हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन उससे ना हो, इसलिए क्योंकि उसके पास कंसेप्ट मतलब करने को कंसेप्ट तो है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होता है ना जो प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर होता है, आप कंसेप्ट क्या पर उस पर निर्भर ही नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। कंसेप्ट तो ठीक ही है, कंसेप्ट तो बहुत तगड़ा चीज रहना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है ना। तो आप लोग को यही जरूरत है कि प्रैक्टिस करते जाओ, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको मैंने अल्टीमेट अगर आपके अंदर ग्रोथ आएगा ना, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि करना तो अल्टीमेट आपको क्या है, क्वेश्चन ही है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करो, आज जो पढ़े हो फिर उसको पढ़ो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, फिर पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, यानी शीट को लगाओ है ना, डीटीपी को लगाओ, जितना हो सके सब डीपीपी सबको लगा जाओ है ना। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे बच्चे के साथ मिसकंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, वो जीवन भर कंसेप्ट ही करता है, कभी उसका सिलेक्शन नहीं होता, 4 साल 5 साल, इसलिए नहीं होता कि उसने प्रैक्टिस नहीं किया है। कंसेप्ट एक चीज मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि आप उसका प्रैक्टिस किए हो कि नहीं किए हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है ना वो एक दूसरे चीज से मिला के तब देता है, हम लोग प्रैक्टिस के बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट है ना। इस चीज को देखिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन लेते हैं है ना, प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हम इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं लेकिन कुछ अलग तरह से। देखिए क्या है, अब मैं बोलूंगा इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं लेकिन थोड़ा अलग तरह से। अब देखिए क्या है, हम ये चीज बोलेंगे कि यही हमारे पास जो क्वेश्चन था है ना, कि ब्लॉक हमारा क्या था, 10 kg का ब्लॉक है ये है ना, 10 kg का ब्लॉक है, और इसके ऊपर देखेंगे तो फोर्स लग रहा है, वो भी नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स का थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोर्स हम किसी एंगल पे लगा रहे हैं, तो वो फोर्स हमारा कितना हो गया, 100 न्यूटन। अब जो फोर्स लगाएंगे क्या करेंगे, किसी एंगल पे लगाते हैं। अब ये चीज देखिएगा कि यहाँ पे हम बोलेंगे तो ये हमारा कितना है, 30 डिग्री पे, तो फोर्स कितना लगा रहा, 100 न्यूटन का फोर्स लगाए, 30 डिग्री पे लगा दिए, ठीक। वही इसका वैल्यू म्यू इज इक्वल टू कितना है, 0.5 है ना, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रेस्ट से। तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फर्स्ट 2 सेकेंड है ना, इन फर्स्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के, यानी इनिशियली क्या है 2 सेकेंड में चाहिए। अब देखिए कैसे करेंगे, तो यहां से एक बात पता चला है कि कल अगले क्वेश्चन से हम लोग ये चीज सीख लिए हैं कि जब भी कोई चीज अगर मान लो कि फोर्स है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, यानी करने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, तो वर्क क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए कि हम जब इसका FBD बनाएंगे ना, FBD, तो FBD बनाते ही हमारे दिमाग में एक चमक जाना चाहिए कि ये ब्लॉक ऊपर तो जाएगा ही नहीं, ऊपर जाएगा ही नहीं। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि mg का नीचे फोर्स है, और ये क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट उधर है, तो वो हमेशा क्या होगा, 100 से कम ही आएगा, इसलिए वो ऊपर जाएगा ही नहीं। ऊपर तभी जाएगा जब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो, तो अब हमें पता हो गया ये ऊपर जाएगा नहीं। तो अब हमें पता है कि नीचे क्या होगा, mg, ऊपर क्या होगा, नॉर्मल, है कि नहीं है। अब इसका 2 कंपोनेंट कर देते हैं, ये वाला जो चीज है अपना फोर्स, ये F फोर्स है, तो अब मैं बोलूंगा कि इसका 2 कंपोनेंट कर, ये कितना है 30 डिग्री, तो इधर अगर हम लोग बोलेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, F cos 30, और इसको अगर हम बोलेंगे कि इधर हम लोग करेंगे तो वो कितना होगा, F sin 30, तो इधर हो गया F cos 30, इधर हो गया F sin 30। मैंने क्या किया है, मैं इस क्या फोर्स का मैंने कंपोनेंट कर दे क्या। अब देखिएगा उसके बाद से हम क्या बोल रहे हैं कि हमें पता है कि फ्रिक्शन का फोर्स भी इधर लगेगा, अरे क्या होगा, फ्रिक्शन का भी फोर्स लगेगा। अब ये चीज देखिए कि ये हमारा क्या है, 10 kg का है। अब आप भी एक बात से समझ रहे हो कि इस नॉर्मल के कारण और इस mg के कारण कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि ये जाने वाला कि इधर है, ये वाला जाने वाला, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, mg का फोर्स है नीचे और नॉर्मल फोर्स है उधर, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, 0, इस दोनों का वर्क, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना है, 90 डिग्री, तो इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण क्या होगा,
वर्क जीरो हो जाएगा, पर डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो अब हमारे पास वर्क होगा किसके कारण, तो इस फोर्स के कारण और इस फ्रिक्शन के कारण, इसके वजह से तो जीरो हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन अब मैं बोलूंगा कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता है, इसका एंगल पता है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन का हमको वैल्यू देंगे और उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें, तब तो हमें क्या आएगा, वर्क आएगा। इसका मतलब ये है कि हमें फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करा जाए यही हम सोच रहे थे। तो देखिए कैसे किया जाए। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि ऊपर वाला फोर्स तो बैलेंस है, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं रहा, इधर वाला फोर्स चाहिए। अब हमें पता है कि सबसे पहली बात है फ्रिक्शन निकालने के लिए, फ्रिक्शन का अगर मैं बोलूं कि फ्रिक्शन का फोर्स जो होगा हमारा फ्रिक्शन निकालने के लिए, उसका म्यू इंटू एन चाहिए हमको, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं बात करूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू एन चाहिए, है ना। तो अब हम ये चीज देखिएगा कि एन हमें निकालना पड़ेगा। देखिए हम कैसे निकालते एन। तो अब मैं बोलूंगा कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या होगा, बैलेंस। तो ऊपर हमारे पास कितना है, नॉर्मल, प्लस में एक ये भी फोर्स आ गया एफ साइन थीटा, क्योंकि इसका कंपोनेंट का एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ये क्या होगा एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। तो ऊपर भी हमारा कितना होगा एफ साइन थीटा एफ साइन 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू mg के बराबर होगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि हम बोलेंगे कि n इज इक्वल टू, इधर चला गया mg को हम क्या करेंगे 100, क्योंकि 10 kg का ब्लॉक है और g का वैल्यू क्या है 10, तो ये कितना हो गया 100। फिर अगर मैं बोलूंगा इधर जाएंगे तो ये माइनस होगा, तो f का वैल्यू कितना है 100 और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी इसको करने में कितना आ गया 50, तो n का वैल्यू कितना आ गया 50 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हमारे पास कितना 0.5 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी 25 न्यूटन। तो यहाँ से ये चीज देखेंगे कि फ्रिक्शन का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 25 न्यूटन। तो अब फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया, अब हम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल लें तो काम बन जाएगा। अब ये चीज देखेंगे कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो अब ये चीज देखेंगे हम लोग कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, अब हमें पता है कि यहां पे देखेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या है, ये है 25, लेकिन अगर मैं बोलूंगा एफ कोस 30 डिग्री तो ये क्या होगा कि 50 डिग्री से ज्यादा आ जाएगा। अगर ये 50 डिग्री से 25 डिग्री से ज्यादा आएगा, अगर 25 डिग्री से ज्यादा आएगा इसका मतलब ये है कि 25 डिग्री से नहीं, ये 50 डिग्री से भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये 25 और ये 50 से भी ज्यादा है, तो इधर ज्यादा हो जाएगा, तो इधर क्या है कम है। तो अब यहाँ पे इसे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको पता है कि f है ना cos 30 डिग्री, ये हमारा क्या होगा f cos 30 डिग्री, और पीछे की तरफ क्या होगा माइनस में अगर करें तो हमारे पास फ्रिक्शन हो जाएगा, है ना, विच इज इक्वल टू कितना होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका फोर्स कितना है 100 न्यूटन, है ना। cos 30 डिग्री का वैल्यू, अगर cos 30 डिग्री का वैल्यू बोले √3/2 और इसका वैल्यू कितना है 25, ये कितना होगा 10 मल्टीप्लाई बाय a। तो यहाँ से देखेंगे ये कितना होगा 50√3 माइनस में 25, तो ये कितना होगा 10a। तो एक्सेलरेशन अगर हम लोग बात करें तो इसको काट दो, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10√3 और ये कितना होगा 5 × 2a। हाँ ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बोलेंगे तो कितना होगा 1/2 10√3 माइनस में कितना आ गया 5। ये चीज अपने पास आ गया, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ut प्लस में क्या होगा हाफ a t², ये फॉर्मूला होता है। ये तो हमारे लिए क्या होगा 0, तो s इज इक्वल टू क्या करेंगे हाफ। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है वो चीज को देखिए, तो एक्सेलरेशन हमारा ये है, तो एक्सेलरेशन अगर हमारा ये है तो मैं बोलूँ 1/2 10√3 माइनस में 5, है ना। अब यहाँ पे ये चीज देखिए एक्सेलरेशन हो गया t², तो इनिशियली कितना है फर्स्ट इन 2 सेकेंड, तो हमें कितना दूर में चाहिए 2 सेकेंड, यानी 2 कितना हो जाएगा 4। तो अब यहाँ से देखिएगा इससे कट गया, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया 10√3 माइनस में 5, ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया 10√3 माइनस 5, ये हमारे पास क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 100 और इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है 10√3 माइनस में 5, है ना, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा इनके बीच का एंगल। तो यहाँ देखिए इनके ये है मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये हमारा क्या फोर्स है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 30, यानी cos 30 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा cos 30 डिग्री, इसका मतलब ये है कि 100
10√3 माइनस में 5 cos 30 डिग्री का करना √3/2। अब इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 50 10√3 माइनस में 5 इंटू √3। इसका मतलब है 50√3 10√3 माइनस में कितना आ गया 5। ये चीज अपने पास आ गया। ये हमारे पास क्या है वर्क डन बाय एफ फोर्स। अब हमें फ्रिक्शन का भी फोर्स चाहिए। अब हमको फ्रिक्शन का फोर्स चाहिए तो देखिए हम लोग क्या करते हैं फ्रिक्शन का फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन को देखेंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है 25। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये है तो वो कितना होगा 10√3 माइनस में कितना हो गया 5। तो अगर यहां से हम बोलेंगे ये हो गया और इनके बीच का एंगल कितना होगा वो हो गया -1 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसा फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है ऐसे। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर मैं बोलूं तो माइनस में कितना होगा 25 10√3 माइनस में 5। ये चीज अपने पास हो गया। तो ये हमारा क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव आ रहा है इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे है फोर्स है ऐसे। तो इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद से आपको क्लास छोड़ देते हैं है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उन्होंने बोला कि सपोज मान ले एक हमारे पास कैसा ब्लॉक है एम ब्लॉक है ना। उसके बाद से उन्होंने बोला कि एम ब्लॉक है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा मान लेते एफ है ना। एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा यानी बोला जाए कि कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। ये चीज हो गया एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। अब इसके वर्णन क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो कितना होगा g/2। इसका एक्सेलरेशन कितना होता है g/2 यानी ऊपर के डायरेक्शन में अगर देखें तो ऊपर के डायरेक्शन में हमें दे रखा है कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यानी एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो कितना होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/2 ऊपर के डायरेक्शन में। F इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है ना। एक्सेलरेशन कितना g/2। उन्होंने ये चीज बोला है कि इफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, उन्होंने बोला है कि इफ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना। तो बोला है कि देन फाइंड द work done due to work done, find the work done by all the force, then work done by all the forces है ना। हमें क्या करना है then find the work done by all the forces। हमको चार सबके कारण क्या करना है वर्क डन बताना है इस फोर्स के कारण इन टाइम टी। मान लेते हैं इन इनिशियल टाइम टी, इन इनिशियल टाइम टी, इनिशियल टाइम टी में हमको बताना। अब देखिए हम लोग कैसे बताते हैं। ये था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कोई एम मास है ना, एम मास है। इसको एम मास को हम लीजिए बोले ये ऊपर की तरफ क्या कर रहा है इसको हम लोग खींच रहे हैं। ऊपर की तरफ खींचेंगे कोई एक्सटर्नल फोर्स है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है कांस्टेंट फोर्स है। मैं बोल रहा हूँ कि एक हमारे पास मास है इसके ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स को ऊपर की तरफ लगा रहे हैं जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो एक्सेलरेशन होता है इसका क्या होता है g/2 होता है। देन फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन इनिशियली टाइम टी। क्या है इनिशियली टाइम टी में चाहिए। अब देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात है कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है ऊपर की तरफ। अब हमें को ऑल फोर्सेस चाहिए तो इसके ऊपर कौन फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का फोर्स नहीं है, नॉर्मल फोर्स नहीं है क्योंकि कंटेंट नहीं है। कंटेक्ट फोर्स क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज ए कंटेक्ट फोर्स। लेकिन इनके बीच में कोई कंटेक्ट ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन का फोर्स नहीं है, नॉर्मल फोर्स नहीं है। फोर्स क्या है एक है mg और एक है एफ एक्सटर्नल। इसका मतलब है कि अगर हम इसका FBD बना लें तो हमारे पास दिखेगा कि नीचे क्या लग रहा है mg का फोर्स और उधर क्या लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स और इसका एक्सेलरेशन कितना है g/2 है ना। अब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमको टी टाइम में चाहिए, इनिशियल टी टाइम में क्या चाहिए इसका वर्क चाहिए। तो हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब ये चीज देखिएगा, अब हमें पहले क्या निकालना है फोर्स निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए एक्स्ट्रा इसका फोर्स, इसका तो mg हमको पता है
अब हमें बोलोगे एफ हमको नहीं पता है, तो इसका भी हमको वर्क चाहिए, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम उसको कैसे निकालते हैं। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हम लोग बोलेंगे कि हमें पता है कि एफ फोर्स ऊपर, अब माइनस में क्या होगा mg, ये क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब मैं बोलूंगा माइनस में अब mg को इधर फेंक देते हैं मास, अब एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है g/2, और ये क्या होगा प्लस में mg विच इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, तो 3mg/2, ये हमारे पास कितना हो गया, f का वैल्यू कितना हो गया 3mg/2 हो गया, ये हमारा f का वैल्यू हो गया। अब हमें क्या निकला डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास का ut प्लस में हाफ a टी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर देंगे 0, तो s इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा हाफ। अब एक्सेलरेशन हमारे पास कितना दे रखा है, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना है g/2, है ना, और टाइम हमें कितना रखा है t का स्क्वायर, है ना, क्योंकि हम इन टाइम टी में, तो ये हमारे पास क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं बोलूंगा कि वर्क डन हमारे पास हो गया, तो अब हम बोलेंगे फोर्स का वैल्यू कितना है 3mg/2, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है ये, तो ये कितना होगा 1/2 g/2 इंटू टी का स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये चीज देखेगा कि ये हमारे पास क्या आ गया वर्क आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया वर्क। अब ये तो वर्क हमारा क्या फोर्स के कारण आया है, लेकिन अब मैं बोलूंगे mg के भी कारण तो होगा, ये हमारा क्या होगा एफ एक्सटर्नल, ये क्या होगा mg के कारण। तो अब मैं बोलूंगा कि mg क्या बोलेंगे, तो mg का क्या हो जाता है फोर्स कितना है mg, तो mg कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स तो हमें पता है। अब हमें बताएंगे इसका डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, वो कितना होगा हाफ 4g टी का स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज देखेगा कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन है ऊपर, तो जा कहाँ रहा ऊपर, लेकिन mg का फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -1 भी ले लेंगे। तो यहाँ से बोलेंगे माइनस में mg 1/2 इंटू 1/2 इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, ये चीज आपके पास आ गया। तो यहां से देखिएगा ये हमारा क्या हो गया एक्सटर्नल फोर्स के कारण, ये हमारे पास क्या हो गया mg के कारण। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्या करना है इसका प्रैक्टिस करना है, 2 बार 3 बार 4 बार अपने क्या करना है, जो नोट्स बना रहे हो उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है, उसके बाद से ही क्वेश्चन को अटेंड करना है। मेरे को लगता है कि इतना आपके लिए इंट्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट है। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में हम निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये सब क्या होगा कंटिन्यूअस लेक्चर में हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस लेवल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद जय भारत।